नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फैक्टर्स, गुणनखंड। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वैसे तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेपर में तो उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए या किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कभी कभी पूछ लेता है हमसे कि गुणनखंड बताने होते हैं, या कभी कभी हमसे गुणनखंडों का योग पूछ लेता है। कभी हमसे पूछ लेता है कि विषम गुणनखंड की संख्या क्या है, या कभी पूछ लेता है विषम गुणनखंडों का योग। फिर कभी पूछ लेता है समगुणनखंडों की संख्या या समगुणनखंडों का योग। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुल 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या 7 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिनमें से एक जो प्रकार है वो है कि गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी होती है। दूसरा जो टाइप है या दूसरा प्रकार है उसमें पूछते हैं सभी गुणनखंडों का योग। तीसरे टाइप में पूछता है समगुणनखंडों की कुल संख्या। चौथे टाइप में समगुणनखंडों का योग पूछ लेता है। पांचवें टाइप में विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है। छठवें टाइप में ये विषम गुणनखंडों का योग पूछ लेता है। और सातवें टाइप में ये अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स की जो नंबर है वो पूछ लेता है। तो वैसे तो ये टॉपिक है तो सिंपल, लेकिन कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इवन कैसे निकालें या ऑड कैसे निकालें, सम कैसे करें। तो इस टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्ट में सीखेंगे, जिससे कि हम इस टॉपिक को सीख भी समझ भी सकें और हमें कंफ्यूजन भी ना हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस फैक्टर वाले टॉपिक का जो इसमें क्वेश्चन में पॉइंट ए और पॉइंट बी दे रखा है इसको सीखेंगे। मतलब हम आज सीखेंगे कि टोटल नंबर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और जो फैक्टर्स है उनका योग या सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कल हम सीखेंगे इवन फैक्टर्स निकालना और इवन फैक्टर्स का योग निकालना। ऐसे ही हम 2-3 पार्ट में इस टॉपिक को सीखेंगे, जिससे कि हम टॉपिक सीख सकें और हमें कंफ्यूजन भी ना हो। तो आज का जो अपना पहला जो टॉपिक होगा वो क्या है, हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में 8 दे रखा है। 8 का हमें क्या निकालना है, 8 के एक तो हमें निकालने हैं ऑप्शन पॉइंट ए में जो दे रखा है गुणनखंडों की कुल संख्या, और दूसरा जो दे रखा है सभी गुणनखंडों का योग। तो आज के जो भी 3 या 4 जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हम यही देख करेंगे, एक तो गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे और सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें गुणनखंड निकालने के लिए पहले फैक्टर मेथड पता होना चाहिए कि गुणनखंड निकालते कैसे। उसके लिए हमारे पास में जो हमने स्कूल में भी सीखा था फैक्टर वाला तरीका, वो फैक्टर का ही तरीका यूज होता है इसमें। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनके जैसे ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 8। 8 मैंने इसलिए लिया है शुरू में ताकि हम इसको कंसेप्ट से भी देखेंगे और हम अपना बेसिक तरीका निकाल कर भी देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हमारा जो तरीका है वो सही है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम बड़ी संख्या पे भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 के फैक्टर निकालते हैं, 8 के गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने का हमारा स्कूल वाला ही तरीका काम आएगा। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 8 से विभाजित किया जा सकता है। तो हमने देखा 2 से इसको विभाजित किया जा सकता है 4 बार। फिर 4 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 बार गया। फिर 2 से एक बार डिवाइड किया, तो ये इसके गुणनखंड आ गए, या इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दे रखा है बाईं ओर जो दे रखे हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 को हम क्या ले सकते हैं, 8 की वैल्यू जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है 2 की पावर, या 2 इंटू 3। ठीक, क्योंकि ये जो 2 दे रखा है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि क्योंकि ये तो एक छोटी संख्या है, लेकिन जब हमारे पास बड़ी संख्या हो जाती है जिसके बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, 7 या 8 या 9 या 10 या इससे भी ज्यादा जब फैक्टर निकल के आते हैं, तो इस तरीके से लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें हम एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम इस को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को जब पावर में लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्योंकि 2 जो है वो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम पावर में कितना ले सकते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बताता है कि 2 हम जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 को हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 की पावर 3। अब हमसे पूछा है कुल गुणनखंड पूछे हैं, संख्या पूछे, कुल गुणनखंड की संख्या पूछी है। ठीक है, तो जब भी कुल गुणनखंड की संख्या पूछ ले तो हम क्या करते हैं, ये जो भी पावर दे रखी है, जैसे यहाँ पे 3 दे रखी है, तो इस पावर में 3
में एक जोड़ देते हैं, या जो भी हमें पावर दे रखी होगी उसमें अगर हम एक जोड़ दें पावर में, तो हमारी कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। तो इस केस में हमारी कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी? 4 आ जाएगी। फिर बी पूछता है, बी जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है इन गुणनखंडों की या कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो कुल गुणनखंडों के योग में हम क्या करते हैं, इसी पावर से। तो सबसे पहली जो मेन चीज है वो ये है, ये पावर निकालना। तो जो भी हमारे आंसर आएंगे वो सातों पॉइंट में वो इसी पावर के आसपास या इसी पावर के बेस पे आएंगे या इसी एक्सपोनेंशियल टर्म के बेस में आएंगे। तो हमने क्या किया, कुल गुणनखंड निकालने के लिए इस पावर में एक जोड़ दिया, तो हमारे पास में कुल गुणनखंड आ गए 4। अब ये पूछता है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग पूछता है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 दे रखी है, तो हम उसी नंबर को, जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को लिखना शुरू करेंगे। और पावर कहां से लिखेंगे, हम 0 से लिखना शुरू करते हैं। तो 2 की पावर 0, फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 1, फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 2, फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है, पावर छोड़ करके जो नंबर दे रखा है उसको हम प्लस करेंगे और पावर की शुरुआत करेंगे हम 0 से लेकर के 3 तक जाएंगे, तो 0 1 2 3। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम पावर 1 चढ़ा दें तो उसकी पावर 0 चढ़ा दें तो उसकी पावर क्या, वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है 1। मतलब 2 की पावर 0 भी 1 होगी, 3 की पावर 0 भी 1 होगी, 4 की पावर 0 भी 1 होगी। तो कभी किसी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 चढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 निकल जाती है। फिर 2 की पावर 1 तो सिंपल 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। अब इसको हम जोड़ें तो कितना आएगा, 3 4 7, 7 और 8 15। तो टोटल जो योग निकल के आएंगे वो आएंगे 15। मतलब कुल गुणनखंडों का योग जो निकल के आएगा 15। अब हमने ये निकाला है अपने फॉर्मूले से या कंसेप्ट से। अब इसको हम देखते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हम खुद गुणनखंड देखेंगे कैसे कैसे हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी संख्या दे रखी होती है सबसे पहले गुणनखंड हम उसका क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्योंकि 1 जो होती है संख्या वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। तो हम जब भी गुणनखंड लिखते हैं तो 1 से ही शुरुआत करते हैं। तो 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 जो है वो 8 को विभाजित कर सकता है। तो जब भी हमें गुणनखंड देखने हो तो हम ये सोचेंगे, उन सभी संख्याओं के बारे में सोचेंगे जो कि दी गई संख्या को विभाजित कर सकते हो या भाग दिया जा सकता हो। तो हमने 2 लिख लिया। फिर 2 से बड़ी 3 होती है, 3 8 से डिवाइड, या 3 8 को डिवाइड नहीं करेगी तो 3 लिखेंगे। 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 8 को विभाजित कर सकता है। फिर वो खुद 5 हो जाएगा। 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 उन्हीं संख्याओं को विभाजित कर सकता है जिन संख्याओं में इकाई अंक या तो 5 दे रखा हो या 0 दे रखा हो। 6 लिखेंगे। अगर 6 देखते हैं तो 6 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 6 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ ये जो 8 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इस वजह से ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 चीज हमें हमेशा याद रखनी होती है। पहली तो ये कि 1 जो होता है वो सारी की सारी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरी चीज जो ये है वो ये कि कोई भी संख्या दे रखी होगी वो अपने आप को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो मान लीजिए कि 12 दे रखी है और 12 का गुणनखंड अगर पूछ लिया हमसे, तो एक तो उसमें 1 होगा ही होगा, कंफर्म है, और एक 12 होगा, ये भी कंफर्म है। एक तो 1 हो जाएगा, एक स्वयं वह संख्या हो जाएगी। तो 2 गुणनखंड हमेशा निकलेंगे उस संख्या के, और 2 से ज्यादा नहीं निकलते या 2 निकलते हैं तो फिर वो संख्या बन जाती है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो हमारे यहाँ पे अगर गिने तो कितने फैक्टर निकल के आए, गुणनखंड निकल के आए, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये होगा कि 8 के जो कुल गुणनखंड है वो कितने निकल के आ रहे हैं, 4 निकल के आ रहे हैं। और जो हमने निकाला था यहाँ पे वो भी 4 था। अब हमने जो किया था वो किया था इन गुणनखंडों का योग किया था। तो योग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्हीं संख्याओं का योग कर लेंगे। 1 2 4 8, इनका भी आंसर जब ऐड करेंगे या योग करेंगे तो 13 आएगा। तो हमने जो फैक्टर निकाल करके योग देखा तो उसमें 13 आया। जो हमने कंसेप्ट निकाला उसमें 1 मिनट, 13 नहीं आएगा 15, सॉरी ये आएगा 15, गलती से 13 लिख दिया था, आएगा 15। 3 और 4 7, 7 और 8 15, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो निकाला वो निकाला 15। अब
गुणनखंड निकालने के बाद में उनका योग करके 15 निकाला, और जब हमने डायरेक्ट निकाला फॉर्मूला से तो भी 15 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो फॉर्मूला है वो कंसेप्ट है, वो हमारे बेसिक जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ही मतलब एक जैसी आंसर दे रहे हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 5 का क्यूब या 5 का घन बन जाता है। तो इसके भी हम बड़ी आसानी से फॉर्मूले से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, और अपने फैक्टर के जो तरीका हमने बेसिक तरीका जो निकाल अभी देखा था, एक एक फैक्टर को देख करके उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं 125। तो 125 के अगर हम फैक्टर निकालें तो कैसे निकालेंगे, 125 के फैक्टर निकालेंगे अपने बेसिक तरीके से। तो हमने देखा 2 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 हमेशा सम संख्याओं को विभाजित करती है, और 125 जो है वो एक विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से विभाजित होने के लिए ये कंडीशन होती है कि 3 सिर्फ उन्हीं संख्याओं को विभाजित कर सकता है जिन संख्याओं की जो अंक है दे रखे हैं उनका योग 3 या 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। और क्योंकि अगर हम 125 के सभी अंकों का देखें सम करके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8, और 8 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि 125 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। और ये सारे जो नियम हैं विभाजकता के, ये मैं अपने एक वीडियो में डाल चुका हूं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चल गया 2 से और 3 से विभाजित नहीं हो सकती, ऐसे ही 4 से विभाजित नहीं होगी। 4 से भी विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या है कि सम संख्या तो होनी चाहिए कम से कम, तो ये विषम संख्या तो 4 से भी नहीं होगी। तो अब 5 से देखेंगे, 5 से ये विभाजित हो सकती है कितनी बार, ये जाएगी 25 बार। फिर एक बार फिर से देखा तो 5 से एक बार विभाजित हो जाएगी 5 बार, फिर एक बार भी ये 5 से विभाजित हो जाएगी एक बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, जिसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 3। ठीक है, अब हम फिर से वही ए पॉइंट और बी पॉइंट देखते हैं। ए पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना होता है, ए पॉइंट में हमें जो निकालना वो निकालना कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, जो भी पावर दे रखी हो उसमें 1 जोड़ दो। 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 4। 3 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि 125 के कुल 4 गुणनखंड होंगे। अब ऑप्शन जो हमारा पॉइंट बी था, पॉइंट बी क्या कहता है, पॉइंट बी हमसे पूछ रहा था इन कुल गुणनखंडों का योग। तो कुल गुणनखंडों का योग के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे नंबर दे रखा है जिसकी पावर दे रखी है उसको हम प्लस करते जाते हैं। कैसे, पहले चढ़ाएंगे 0 पावर, फिर चढ़ाएंगे 1 पावर, फिर चढ़ाएंगे 2 पावर, फिर चढ़ाएंगे 3 पावर, और क्योंकि यहाँ पे पावर 3 दे रखी है तो 3 तक ही हम लिखेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व करके अगर देखें हम तो कैसे वैल्यू निकल के आएगी, 5 की पावर 0 तो निकल के आएगी 1, फिर 5 की पावर 1 जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 5, फिर 5 की पावर 2 हो जाएगी 25, फिर 5 की पावर 3 125। तो अगर इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 125 और 25, 125 और 25 150, 150 और 6 156। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो भी कुल गुणनखंड होंगे उनका जो योग होगा वो 156 निकल के आएगा। अब हम इसको और चेक करते हैं एक बार अपने बेसिक तरीके से फैक्टर निकाल करके। फैक्टर अगर हम निकालें इसके तो कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं, फैक्टर हमेशा निकालेंगे तो 1 से शुरुआत करेंगे, 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 तभी विभाजित हो सकता है जब दी गई संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 हो। तो यहाँ पे 10 से विभाजित नहीं हो सकता। 3 से हमने यहाँ देख लिया था, 4 से हमने देख लिया था, 5 से देख लिया था, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 से जाएगा, या 25 से जाएगा, या स्वयं अपने आप से जाएगी, विभाजित होगी, मतलब 125 से। तो कुल कितने गुणनखंड आ गए हमारे, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड आए थे। यहाँ पे जो हमने निकाला था वो भी 4 गुणनखंड निकाले थे। अब इनका योग करना है तो हमने क्या किया, 125 25 5 1, इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी 156 निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये है हुआ कि हमारा योग जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे भी 156 निकल के आ रहा है और यहाँ पे भी 156 निकल के आ रहा है। ठीक है,
अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो उसमें कहता है 300 संख्या दे रखी है, इसके हमें वही एक तो कुल गुणनखंड निकालने हैं और कुल गुणनखंडों का योग निकाला है। तो शुरुआत करेंगे हम अपने फैक्टर निकालेंगे। तो 300 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, क्योंकि एक सम संख्या तो 2 से विभाजित हो जाएगी, कितनी बार जाएगी, 150 बार। फिर 150 दोबारा से एक सम संख्या तो 2 से विभाजित हो सकती है, कितनी बार जाएगी, 75 बार। फिर हमने देखा ये 3 से विभाजित हो रही है, तो कितनी बार जाएगा ये, 25 बार। फिर हमने देखा ये किससे विभाजित होगी, 5 बार, 5 से 5 बार जाएगी। फिर एक बार विभाजित करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि 300 को अगर हम लिखें डायरेक्ट, अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 2 आ जाएगी। फिर देखा 3 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को ऐसे लिख दिया 3 की पावर 1 में। फिर हमने देखा 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को लिख दिया 2 की पावर चढ़ा करके। तो हमें ये पता चल गया कि अगर 300 को हम पावर में लिखें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। फिर हमें ए पॉइंट निकालना है। ए पॉइंट क्या कहता है, कुल गुणनखंड निकालने हैं, कुल गुणनखंड निकालने। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमने पहले क्या देखा था, पहले वाले 2 क्वेश्चनों में हमने देखा था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे रखा था। तो हमने क्या किया था, वो उसी जो नंबर हमें दिया था पावर में निकल के आ रहा था, या जिसकी हमने पावर निकाली थी, या जो पावर हमने निकाली थी उसमें एक पावर जोड़ करके हमने बता दिया था कि हमारे पास में कुल गुणनखंड कितने हैं, उतने ही होंगे जो पावर में एक जोड़ करके आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आए हैं, मतलब सॉल्व करके एक आया 2, एक आया 3 और एक आया 5। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम पावर को ही देखेंगे कुल गुणनखंड निकालने के लिए, लेकिन हम पहले सिर्फ एक ही पावर जो दे रखी थी उसमें एक जोड़ रहे थे, यहाँ पे सारी की सारी पावर में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 2 दे रखा है, तो वहां से पावर उठाई हमने 2, एक अपनी तरफ से जोड़ दिया। फिर यहाँ पे हमने देखा 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 में से पावर ले ली 1 और उसमें 1 हमने अपनी तरफ से जोड़ लिया। फिर हमने देखा 5 की पावर 2 दे रखी है, तो 5 की पावर 2 यहाँ लिखी, मतलब 5 की पावर 2 में से 2 लिखा और 1 अपनी तरफ से यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब ये जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, 2 में 1 जोड़ा 3, मल्टीप्लाई किया 1 में 1 जोड़ा 2, फिर मल्टीप्लाई किया 2 में 1 जोड़ा 3। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। मतलब ये कह रहा है कि 300 के कुल 18 गुणनखंड होंगे। फिर बी क्या कहता है, बी हमारा जो पॉइंट था पहले वाले, सबसे पहले वाले पेज पे, उसमें बी बोलता है, या बी में लिखा हुआ था कि इन कुल गुणनखंडों का योग बताना है। तो गुणनखंडों का योग बताने के लिए वही तरीका है हमारे पास, पहले हम 2 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, योग, कुल योग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल योग अगर देखें हम अपना इसका, तो हम क्या करेंगे, नंबर लिखना शुरू करेंगे। पहले दे रखा है 2 की पावर हम कहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 2 की पावर क्या आ जाएगी 1, फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 2, और हमें यहाँ पे 2 की पावर 2 दे रखा था, इसलिए हम 2 की पावर 2 तक ही लिख के छोड़ देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 की पावर को, क्योंकि 3 भी हमारा नंबर दे रखा है। तो 3 की पावर कहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, और कहां तक जाएंगे, 3 की पावर 1 दे रखी थी तो 3 की पावर 1 तक लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसको करेंगे, 5 की पावर लिखना शुरू करेंगे। तो 5 की पावर पहले लिखेंगे 0, फिर 5 की पावर लिखेंगे 1, फिर 5 की पावर लिखेंगे 2, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या किया हमने, पहले जो 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे थे उनमें सिर्फ एक ही नंबर आ रहा था और उसकी पावर आ रही थी। तो जब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी तो हमने क्या किया था, उस पावर में 1 जोड़ दिया था, तो वही हमारी गुणनखंड की संख्या आ गई थी। और हमें योग निकालना था कुल गुणनखंडों का, तो जो पावर हमें पहले दे रखी थी क्वेश्चन में, जो निकाली थी हमने फैक्टर करके, उतनी पावर तक हम उस नंबर की, जैसे 2 या 3 की पावर अगर दे रखी है तो उस 2 या 3 को हम पावर में 0 से लिखना शुरू करेंगे, प्लस करेंगे, एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि जो पावर हमारी जो निकल के आई थी वहां तक ना पहुंच जाए। तो हमने इस क्वेश्चन में वही किया। तो अब क्योंकि उसमें 3 नंबर दे रखे हैं तो हमें इनकी पावर को अलग अलग करना होगा, मल्टीप्लाई जोड़ करके, और योग भी अलग इन्हीं नंबरों की पावर पर चढ़ा करके आएगा। तो कुल योग गुणनखंड निकालने के लिए हमने क्या किया,
2 की पावर 2 रखी थी, 2 की पावर 2 में 1 जोड़ा, मतलब 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया। फिर 3 की पावर 1 दे रखी थी तो इस 1 में हमने 1 अब अलग से जोड़ दिया। 5 की पावर 2 दे रखी थी, 2 में 1 जोड़ दिया, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास निकल गया 18। 18 क्या बताता है? कुल गुणनखंडों की संख्या। फिर बोलता है कुल योग। अब योग के लिए हम क्या करेंगे? इन नंबरों में पावर चढ़ाते जाएंगे, 0 से पावर चढ़ाना शुरू करेंगे और इस पावर तक जाएंगे। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिखा, तीनों को ऐड कर लिया। फिर मल्टीप्लाई करेगा, 3 नंबर पर पावर चढ़ाएंगे तो 3 पे जो पावर चढ़ाएंगे वो 0 चढ़ाएंगे और 1 चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 दे रखी है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर का, तो 5 की पावर शुरू करेंगे 0 से, 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे। 5 की पावर 0 के बाद में 5 की पावर 1 जोड़ा, फिर 5 की पावर 2 जोड़ा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है किसी भी संख्या में अगर पावर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। हम मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा, 5 की पावर 0 हो जाएगी 1 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा 1 प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। इसको जोड़ा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 4 और ये हो जाएगा 31। तो इसका जो आंसर निकालेंगे हम या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 124 में तो कितना निकल के आ जाएगा? 4 7 28, 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, और 7 2 14, 14 2 16 यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ कैरी आ जाएगा तो 7 1 7 और एक 868 टोटल इसका जो योग होगा या कुल गुणनखंडों का योग होगा वो आ जाएगा। अब अगर हम इसको अपनी तरीके से जो बेसिक तरीका है उसको भी निकाल कर चेक करते तो हम देखेंगे कि 1 से शुरू करते हुए हम अगर इसके फैक्टर निकालेंगे, पहला फैक्टर 1 हो जाएगा और आखिरी फैक्टर जो होगा वो 300 हो जाएगा। इन दोनों के अलावा 16 और फैक्टर भी निकल के आएंगे, ठीक है। और फिर हम उन 16 फैक्टरों को जब जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका जो आंसर आएगा वो 868 ही आएगा निकल के। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 500 मतलब 500 जो लिखा हुआ इसका मतलब यही हुआ कि हमें अभी जो दो चीज सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, एक तो कुल गुणनखंड निकालना और दूसरा कुल गुणनखंडों का योग। तो हम क्या करेंगे, इसका भी जब अगर सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहला 500 की फैक्टर निकालेंगे, 500 के फैक्टर निकालना देखेंगे क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं। तो क्योंकि एक सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, ये कितनी बार जाएगा? 250 बार। फिर देखा हमने इसको, ये कितनी बार चले जाएगा? 125 बार। अब हम देखेंगे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि ये इसका जो डिजिट सम है या 125 की जब हम जोड़ेंगे इसको तो ये 8 आएगा, ठीक है। तो ये किससे चले जाएगा? ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से चले जाएगा। तो 5 से हम अगर इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? ये 25 बार। फिर 25 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और ये 5 एक बार और डिवाइड कर देगा इसको। तो इसका मतलब भी ये हो गया कि 500 को अगर हम लिखना चाहें तो 500 को अगर हम पावर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 की पावर हो जाएगा 3। मतलब 125 का अगर 400 गुणा करें तो हमारे पास 500 निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हमसे फिर से वही पूछेगा, 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो कुल गुणनखंड कैसे निकल के आएंगे? पावर जितनी भी दे रखी हैं उनमें एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 2 है तो इसमें से यहां से आ जाएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 के कुल जो गुणनखंड होंगे वो 12 होंगे, जिनमें से 2 तो हो जाएंगे। एक तो 2 इनमें से 12 में से 2 हम बता सकते हैं पहले ही ओरली। एक तो ये 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 500, ठीक है, क्योंकि एक हमें हर संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरा पॉइंट, जो दी गई संख्या है वो अपने आप की गुणनखंड होगी। तो इसका मतलब ये हो गया इन 12 में से 2 तो हमें कंफर्म है। ये कौन कौन से? एक तो हो जाएगा 500 और एक हो जाएगा 1। अब बी ऑप्शन क्या था? बी पॉइंट में हमसे पूछा था उसने कि कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा? कुल गुणनखंडों का योग। तो कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है?
कुल गुणनखंडों का योग निकालेंगे हम क्या करते हैं, ये देखेंगे दो नंबर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 2 और एक दे रखा है 5। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर चढ़ाना शुरू करेंगे 2 की पावर 0 से, प्लस करेंगे 2 की पावर 1, प्लस करेंगे 2 की पावर 2। और क्योंकि 2 की पावर 2 हमें दे रखी है फैक्टर में, तो इसका मतलब है हम 2 की पावर 2 के आगे नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पावर में। तो 5 की पावर 0 से शुरू किया, प्लस किया 5 की पावर 1, प्लस किया 5 की पावर 2, प्लस किया 5 की पावर 3। और क्योंकि हमारे पास 5 की पावर 3 तक ही निकल के आया तो फैक्टर में, तो हम 5 की पावर 3 पे ले जाकर के इसको छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 7, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, 25 150, 150 156। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 7 6 8 42, 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 7 35, 7 5 35 39 हो जाएगा। यहाँ जाएगा कैरी 3, 7 1 7 और 3 हम जोड़ेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो 500 का जो नंबर दे रखा है उसके टोटल फैक्टर तो हो जाएंगे 12 और उन फैक्टरों का योग जो निकल के आ जाएगा एक ये आ जाएगा 1092। तो आज जो हमने सीखे हैं वो क्या क्या सीखा फैक्टर वाले टॉपिक में से, एक तो हमने सीखा इसको ऑप्शन बी को और ए सीखा हमने ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए अगर हमें जब निकालना हो तो हम क्या करते हैं दिए गए नंबर का, जैसे अगर 240 ही पूछ लेता 240 के हम फैक्टर करते, उनको फैक्टर को हम पावर में लिखते, 2 की पावर में, 3 की पावर में, 5 की पावर में या किसी और नंबर के पावर में लिखते। फिर अगर हमसे पूछता कि कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो उन सभी पावरों को हम एक एक जोड़ करके सभी पावरों में एक एक जोड़ते और जोड़ने के बाद में जो पावर बनती है उन सबको हम मल्टीप्लाई करते। तो जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता वही हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या कहलाती। फिर अगर बी हमसे पूछा तो बी में क्या कहता है कि कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो योग क्या करते हैं हम फैक्टर निकालेंगे उसी तरीके से। फिर फैक्टर में जिन जिन नंबरों की पावर दे रखी है उन नंबरों की पावर को हम जोड़ते जाएंगे, 0 से शुरू करके पावर को 0 से शुरू करके जो फैक्टर में पावर निकल के आई है वहां तक जाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और वहां तक लिखते जाएंगे जहां तक कि 2 की पावर हमारी फैक्टर में निकल के आई। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर की पावर से, उसमें भी हम ऐसे जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 3 की पावर कुछ आई है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और कहां तक लिखेंगे जहां तक कि हमारी फैक्टर में 3 की पावर दे रखी हो। या तीसरा नंबर अगर हमारा 5 निकल के आ रहा है तो 5 की पावर भी लिखेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और चलते जाएंगे जब तक कि हमारी जो पावर दे रखी है वहां तक हम ना पहुंच जाए। फिर इनको योग इन सबको अलग अलग जोड़ेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कुल गुणनखंडों का योग। तो हमने जो आज टॉपिक सीखे हैं ये दो, और कल हम सीखेंगे पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, और इसको छोटे छोटे पार्ट में इसलिए सीखेंगे क्योंकि जब हम इनको इकट्ठा सीखते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं पे हमें तो पावर जोड़नी होती है, कहीं हमें नंबर में पावर माइनस करनी होती है, कहीं पे हमें पावर ही हटा देनी होती है। तो इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूजन ना करे इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगाओ कि आपको इन तरीके से पॉइंट ए और पॉइंट बी समझ में आया है और आपका जो थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन था वो आपका थोड़ा सा दूर हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।